अलैकुम। प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में, जो पिछला हमारा लेक्चर गुज़रा है, उस लेक्चर में डिस्कशन की थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान पर। उसमें हमने उसका बैकग्राउंड, पस मंज़र, उसके अलावा प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायद आज़म का जो खुतबा सदारत है उस पर बात की। फिर हमने उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे, बुनियादी नुकात, उस पर बात की। फिर हम लोगों ने उसका जो रिएक्शन आया था डिफरेंट जो लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के या ब्रिटन्स, उनकी तरफ से, जिसमें हम लोगों ने हिंदू लीडर्स, हिंदू रहनुमा, उसके साथ साथ हिंदू प्रेस और जो ब्रिटिश प्रेस है उनकी तरफ से हमने इसमें बात की थी। अब जो है हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक आपका देखना है, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के जो चंद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक जो है वो डिस्कस करना है। अब ये याद रखिएगा कि ये वाला जो आपका टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी अक्सर औकात जो है वो बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी ये काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट होता है। हमने डिस्कशन करनी है सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी एजुकेशनल सर्विसेज या तालीमी खिदमात पर जो है। जी, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो तालीमी खिदमात हैं सर सैयद अहमद ख़ान की, उसके हवाले से, और हम लोग जो है वो उनका ज़िक्र जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। पहली चीज़ मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, ये याद रखिएगा कि ये टॉपिक एक तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और दूसरा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs अक्सर बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल है उन चीज़ों के लिए जिनको आप लोग MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने इसको जो है वो अहमियत देनी है, इसको थोड़ा सा आपने जो है वो टाइम ज़्यादा दे के तो प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। इसमें हम लोग अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना तहरीक अलीगढ़ या अलीगढ़ मूवमेंट पर, तो याद रखिएगा कि वो भी यही क्वेश्चन है, आपने इसी को इसी तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना है। बैकग्राउंड, पस मंज़र पर डिस्कशन होगी, स्ट्रेस ऑन मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम के हसूल पर ज़ोर दिया गया है, गाइडेंस टू द यूथ, जो उस वक़्त के नौजवान थे उन लोगों के बारे में ज़िक्र है कि उनको किस तरह से रहनुमाई फ्राहम की गई। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अकॉर्डिंगली बनाए गए। फिर उसके अलावा आखिर में आप लोगों को अदर इंस्टीट्यूशंस, दूसरे इदारे जो इंस्पायर्ड बाय द अलीगढ़ मूवमेंट थे, जो अलीगढ़ मूवमेंट से मुतासर होकर बनाए गए थे, उनका ज़िक्र करेंगे। हम सिर्फ उनके नाम जो हैं वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। देन लिटरेरी सर्विसेज, अदबी खिदमात, हमारा जो सिलेबस है ना उर्दू का, उसमें सर सैयद के मज़ामीन जो हैं वो अक्सर क्लासेस में शामिल हैं, और हम ये जानते हैं कि वो अदब से, लिटरेचर से जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे, बड़ी महारत रखते थे। हम उनका भी ज़िक्र करेंगे, उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं उनमें से चंद किताबों का जो है हम लोग यहाँ पर ज़िक्र करते चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग इसका ज़िक्र करें बैकग्राउंड का, तो इस हवाले से ये याद रखिएगा कि जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जब ये जंग लड़ी गई है, तो इसमें मैंने पिछला जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, उसमें भी ज़िक्र किया था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। वॉर में थे हम लोग, लेकिन जब ये जंग हार गए, डिफ़ीट जो है हमें इसमें हुई, तो ऐसी सूरत में जो सारे का सारा ब्लेम है, मलबा है, इल्ज़ाम है, वो मुस्लिम्स पर डाल दिया गया, और मुस्लिम्स जो हैं उनको फिर इसके रिज़ल्ट्स या नताइज जो हैं वो भुगतना पड़े। बहुत सारे हिस्टोरियंस, जिसमें लोकल्स भी हैं, ब्रिटन्स भी हैं, उन्होंने उस ज़माने के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिख रखी हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मज़ालिम जो हैं वो मुस्लिम्स पर ढाए गए हैं। अब बीइंग अ मुस्लिम, आप लोगों को विक्टिम बना दिया गया मुकम्मल तौर पर, और इतने बुरे हालात आपके साथ कर दिए गए कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
कत्ल किए गए। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दिल्ली, आप उसकी जिस गली की तरफ नज़र दौड़ाते थे वहाँ पर आपको लाशों के ढेर नज़र आते हैं, खून जो है वो गलियों में बहता हुआ मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो बरतानवी फ़ौजी हैं, बरतानवी फ़ौज के अहलकार हैं, वो मुसलमानों के घर तबाह करते हुए, कत्लो गारत करते हुए आगे गुज़रते चले जाते थे। मुसलमानों की जायदादें तक जो हैं वो उनसे छीन ली गई थी इस हवाले से। फिर सर सैयद लिखते हैं कि उस ज़माने में आसमान से कोई बला ऐसी नहीं उतरी जिसने कोई मुसलमान घर ना ढूंढा हो। यानी उस ज़माने में जितनी भी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से इंसानों पर उतारी गई, वो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के घर में उतारी गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ब्रूटली मुस्लिम्स को जो है वो यहाँ पर स्लॉटर किया गया, काटा गया, ज़िबा किए गए। हम इसका अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं इन चीज़ों से। अब सर सैयद एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप अगर ब्रिटिश हुक्मरान से, रूलर से बात करना चाहते हैं तो आपको रूलर की ज़ुबान आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो हमारी मजहबी उस वक़्त की रिलीजियस फिगर्स थी, मजहबी रहनुमा थे, वो इंग्लिश पढ़ने को, अंग्रेज़ी पढ़ने को हराम करार देते थे। जबकि सर सैयद कहते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो रास्ता तालीम है, जदीद तालीम है, मॉडर्न एजुकेशन है, और वो बेस करती है इंग्लिश पर। कि उस ज़माने से लेके अब तक जो है हम लोग ये देखते हैं कि आपकी एजुकेशन जो है वो बेस करती है इंग्लिश पर। इंग्लिश में ही आपका जो है वो मोस्टली सिलेबस उस ज़माने में भी था और अब भी है। उसके सीखे बगैर आप लोग जो हैं वो कोई काम नहीं कर सकते हैं एजुकेशनल सेक्टर में। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, इन्होंने तहरीक अलीगढ़ शुरू की, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, और इस मूवमेंट का जो बेसिक आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या बुनियादी मकसद था, वो मुसलमानों को जदीद तालीम मुहैया करना था। मॉडर्न लैंग्वेज जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाना था। इसके लिए सर सैयद ने जो है वो बहुत सारी कोशिशें की, जिनको हम लोग जो हैं वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सर सैयद के बारे में कहा जाता है कि सर सैयद वो पहले मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट में पेश किया। सर सैयद कहते हैं कि अगर मुस्लिम्स अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें हिंदूज़ से बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लोग इनमें काम करें। जब A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई तो उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान वाज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर जिन्होंने ये कहा था कि जनाब अभी आप लोग पॉलिटिक्स में नए हैं, तो मुस्लिम्स को किसी भी सूरत जो है वो पॉलिटिक्स में, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, अमली सियासत में आपको भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदूज़ जो हैं वो ट्रेंड हैं, तालीम में आपसे ज़्यादा हैं, तो आपको किसी भी सूरत जो है वो तरक्की करने का मौका पॉलिटिकल फील्ड में, सियासी मैदान में कभी नहीं मिलेगा, तो आपको सियासत से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनका ज़िक्र करें स्ट्रेस ऑन मॉडर्न एजुकेशन का, तो वो हम लोग ज़िक्र करते चले जा रहे हैं। जदीद तालीम के हसूल के लिए उन्होंने कहा जी आपको कोशिश करनी चाहिए, इसके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तरक्की होती चली जा रही है, तो ऐसी सूरत में आपको जो मॉडर्न साइंसेस हैं, जदीद साइंसी उलूम हैं, वो हासिल करना ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ आप दुनिया के दूसरे लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर सकेंगे, उनके साथ आपका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आप तरक्की करना चाहते हैं तो जदीद तालीम हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है।
देन गाइडेंस टू द यूथ, नौजवानों के लिए रहनुमाई। इन्होंने कोशिश ये की है कि जो उस वक़्त के मुस्लिम्स हैं, नौजवान हैं, उनको मोटिवेट किया जाए फॉर द मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम के लिए, और उसमें जो साइंसेस की एजुकेशन है उस पर जो है उन्होंने वो ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया। और कोशिश ये की गई कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी गाइडेंस, ऐसी रहनुमाई प्रोवाइड की जाए ताकि वो लोग जो है वो किसी तरीके से भी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो है वो जा सकें और साइंसेस की तालीम जो है वो हासिल कर सकें। देन इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। मुरादाबाद ये वो पहला इंस्टीट्यूशन है, ये वो पहला मदरसा है, इदारा है जो कि मुरादाबाद के मुकाम पर 1859 में जो है वो बनाया गया। अलीगढ़ मूवमेंट के ज़ेर असर तहरीक अलीगढ़ के ज़ेर साया जो है ये इदारा बनाया गया। अब ये पहला इदारा था, मदरसा इसको कहा गया, उस ज़माने में स्कूल इसका नाम नहीं रखा गया। इसके पीछे कोई सोच हो सकती है। तो इसमें कोशिश ये की गई कि अंग्रेज़ी और जो जदीद साइंसी इल्म हैं वो यहाँ पर पढ़ाने का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा मदरसा गाज़ीपुर में 1862 में जो है वो बनाया गया। अब ये जो मदरसा गाज़ीपुर में बनाया गया 1862 में, काम इसका भी मुरादाबाद वाला ही है। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तालीम के रस्ते खोलना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है उनको, ताकि वो जो मुसलमान तलबा वो पीछे हैं तालीमी सूरत हाल में हिंदुओं से, तो वो उनका मुकाबला किसी तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर भी ये कोशिश की गई कि मीडियम इंग्लिश रखा जाए, इंग्लिश में जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाएं। और दूसरा यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई कि जितने भी जदीद साइंसी इल्म हैं उनकी तालीम जो है वो यहाँ पर मुहैया की जा सके। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम आफ्टर द टू नेशन थ्योरी बाय सर सैयद अहमद ख़ान, MAO स्कूल जो है अलीगढ़ के मुकाम पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये अलीगढ़ के नाम पर जो वो बनाया गया। ये हाई स्कूल था और ये असल में बेस बनी मुसलमानों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए। 1875 में अलीगढ़ के मुकाम पर जो है ये MAO स्कूल, हाई स्कूल जो है वो कायम किया गया। और इसमें मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की गई कि जनाब आप लोग जो है वो जदीद तालीम हासिल करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़, सहूलियात प्रोवाइड कर सके उनको की जानी चाहिए, और वो की भी गई। इस हाई स्कूल में जो है वो हॉस्टल की सहूलत भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई। और ये याद रखिएगा कि ये जितने भी इदारे यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो फंडिंग पर चलते हैं। मुसलमानों से इमदाद इकट्ठी की जाती है, फंड्स जनरेट किए जाते हैं, तो उनसे चलते हैं। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है जो स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों से आते हैं और तालीम के अखराजात उठाने के काबिल नहीं है, तो यहाँ पर उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से उनको जो है वो तालीमी सहूलियत दी जाती है। यही स्कूल जो है ये बाद में अपग्रेड होके MAO कॉलेज जो है वो बना दिया जाता है। अब इस ज़माने में इस कॉलेज में कुछ मज़ामीन जो हैं वो पढ़ाने के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीच करने के लिए बरतानिया से भी टीचर्स जो हैं वो उनको बुलवाया गया और यहाँ पर उनको जो है वो लोकल मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। देन इन 1920 नवाब मोहसिनुल मुल्क जो हैं वो उस वक़्त प्रिंसिपल हैं और उनके ज़माने में यही MAO कॉलेज जो है इसको अपग्रेड करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो उसका दर्जा दे दिया गया इन 1920 में MAO कॉलेज इसी को जो है वो अपग्रेड किया गया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो इसे दिया गया। अब हमने देखा कि स्कूल बनाया गया, पहले हाई स्कूल, फिर उसको कॉलेज की सतह तक अपग्रेड किया गया, फिर वो जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक इन 1920 जो है वो उसमें उसको अपग्रेड कर दिया गया।
اب علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس میں کوشش کی گئی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر آئیں وہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فلسفہ، فلسفی اور انگلش لٹریچر، جو انگریزی ادب ہے، اس میں تعلیم حاصل کریں تاکہ جدید دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں، مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہمارا جو ہمارا جو بیسک کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تو ہندو ہے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا، اور ہندو اس زمانے میں کافی پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو بچے ہیں، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اس فیلڈ میں پڑھانا پڑے گا جس میں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس میں زیادہ تر بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ باہر سے بلوائے گئے، دوسرے ممالک سے، جو یہاں پر جو ہیں وہ تعلیم پھیلا سکیں۔ دین ان 1863 سائنٹیفک سوسائٹی، یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کو بنایا گیا، اور اس کا دفتر جو ہے وہ غازی پور میں بنایا گیا 1863 میں۔ اچھا، یہ جو 1863 میں 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی، اس کے نام سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید یہ کوئی لیبارٹری کا کام کرتی ہوگی، سائنسز میں کچھ ریسرچ کرتی ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی تھی اس کے ذمے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو بات ہمیں ہماری مادری زبان میں سمجھائی جائے، مدر ٹنگ میں جو چیز ہمیں سمجھائی جاتی ہے، سب سے زیادہ ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس وقت چونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی قومی زبان کے طور پر اردو کو اپناتے تھے، تو سائنٹیفک سوسائٹی میں یہ کوشش کی گئی کہ جتنا بھی مغربی لٹریچر ہے اور سائنس ریسرچ بکس ہیں، سائنس، جدید سائنسی علوم میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے مغرب میں، یا جتنا بھی مغربی لٹریچر ہے، مغرب میں جتنا بھی ادب میں کام ہوا ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ تو یہ مغربی علم کو، ہماری جو مقامی زبان تھی اردو، اس میں اس ادب کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سوسائٹی بنائی گئی تھی۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ ہم لوگ چونکہ ہماری بیس اس وقت انگلش نہیں تھی، تو یہ زیادہ تر کتابیں انگلش میں تھیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، بہتر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے تھے، تو اس کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں ہماری جو نیشنل لینگویج ہے، جو قومی زبان ہے۔ اس وقت ہماری قوم جو مسلم قوم ہے اس کی زبان یہی تھی، اردو، تو اس میں کوشش کی گئی کہ بہت ساری چیزیں جو وہ ٹرانسلیٹ کی جائیں تاکہ ہمارے جو لوکل مسلم سٹوڈنٹس ہیں جو انگلش کو نہیں سمجھتے، وہ اپنی زبان میں اس کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، 1886 میں جو ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ بنائی گئی۔ اب یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے، اس کا کام کیا تھا اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، مسلم اسٹوڈنٹس، ان میں سے پریفرنس یہ تھی کہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جانا تھا۔ اب اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، فنڈز جنریٹ کرنے ہیں، ہم نے امداد اکٹھی کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ادارہ بنایا گیا جو باقاعدہ سسٹمیٹیکلی جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں سب کانٹیننٹ سے، ان لوگوں سے امداد اکٹھی کرتے ہیں، فنڈز جنریٹ کرتے ہیں، اور ان فنڈز کو جو ہے وہ پھر خرچ کیا جاتا ہے علی گڑھ تحریک کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں، اور اس میں جو میجر پروجیکٹ ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ اب ایجوکیشن میں، تعلیم میں بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ اس وقت انوالو کیا گیا، اور اس میں ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے بڑے مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا۔
लेकिन इससे पहले जो है जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है 1886, इससे पहले जो है वो एक सिस्टमेटिकली जो है वो चीज़ों को फ़ंड्स को जनरेट नहीं किया जाता था। इसके बाद जो है वो फ़ंड्स जनरेशन का जो एक सिस्टम है वो वहाँ पर डेवलप किया गया और उसकी वजह से जो है वो फिर मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए। अब ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये अगर आप लोगों ने लेक्चर्स जो हैं वो पिछले याद रखे हों तो मैंने आपसे जिक्र ये किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है जब बनाई गई तो वो असल में इसी इदारे का, इसी इंस्टीट्यूशन का जो है वो एक एनुअल सेशन था, सालाना इजलास हो रहा था ढाका में, और वहाँ पर जो है वो इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी जो है बनाई गई। ये इस हवाले से भी काफ़ी अहम है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करें, वो इदारे जो इंस्पायर्ड बाय द अलीगढ़ मूवमेंट थे, तहरीक अलीगढ़ से मुतासर होकर जो इदारे बनाए गए थे, तो वो आजकल भी काफ़ी फेमस हैं, उस ज़माने में भी वो मौजूद और आज भी उनका वजूद जो है वो मौजूद है और सब कॉन्टिनेंट के दोनों ही इलाकों में जो है वो बड़े बेहतर तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, इसमें इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर, सिंध मुस्लिम मदरसा कराची में है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो अब एक यूनिवर्सिटी है, दैन हलीम कॉलेज कानपुर, ये इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में जो है ये इलाका है, कानपुर जो है वहाँ पर ये कॉलेज है वो बनाया गया। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस, जिन 4 इंस्टीट्यूशंस का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, इसमें से 3 पाकिस्तान में, एक लाहौर, एक कराची और एक पेशावर में, एक जो है वो कानपुर इंडिया में है। अब ये मुतासर हुए सर सैयद के तालीमी काम से और उन्होंने उनकी एजुकेशनल सर्विसेज से इंस्पायर होके तो अपनी काविशें शुरू की और अपनी तालीमी मामला जो है उनको बेहतर किया। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैंने बताया था कि वो अदब से भी खासी दिलचस्पी रखते थे, राइटर थे। अब अगर हम उनकी लिटरेरी खिदमात के बारे में ज़िक्र करते चले जाएँ तो उन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो लिख रखी हैं, जिसमें से चंद का जिक्र जो है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले खुतबात अहमदिया, फिर तबय्युनुल कलाम, आईने अकबरी, असरारुल सनादीद, तफसीर कुरान और रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मज़ामीन जो हैं मुख्तलिफ़ जो हमारे होते हैं मौज़ूआत, उन पर लिख रखे हैं, जो हमारे पास जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर महफूज हैं। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी और अदबी खिदमात हैं जिनका हम लोग ज़िक्र करते रहे थे। एजुकेशनल एंड लिटरेरी सर्विसेज बाय सर सैयद अहमद ख़ान। अब डिटेल से, बड़ी तफसील से हम लोगों ने इसमें बात की है और ये जो हम लोगों ने इसमें बात कर रखी है कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों तहरीक शुरू की गई, फिर हमने ये देखा कि मॉडर्न एजुकेशन पर क्यों ज़ोर दिया गया, फिर नौजवानों को जदीद तालीम के लिए किस तरह से रहनुमाई दी गई, फिर इंस्टीट्यूशंस मुरादाबाद, गाज़ीपुर, फिर अलीगढ़ में एमए स्कूल, फिर उसी को कॉलेज बनाया गया, फिर वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, अपग्रेड कर दिया गया, फिर साइंटिफिक सोसाइटी का जिक्र हुआ, फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ, फिर हमने जो दूसरे इदारे बनाए गए थे इंस्पायर होके, मुतासर होके अलीगढ़ मूवमेंट से, उनका जिक्र किया और आखिर हमने 5 किताबें जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान की वो वाली डिस्कस की हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से लिखी गई थी। हमने उनकी लिटरेरी सर्विसेज जो हैं उनका जिक्र कर रखा है। जी, यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो अपनी डिस्कशन मुकम्मल कर ली है। अब हम लोग जो है वो नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।